हेलो दोस्तों, सेक्शन टीचर में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हमें सेशन में 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित जो है मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को जो है एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपको इन सभी का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बताओ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड किया जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम जो महिला थी वह गीता फोगाट थी। तो गीता फोगाट इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारत की प्रथम महिला पहलवान थी जिन्होंने साल 2012 में लंदन ओलंपिक में जो है यह भाग लिए थे। वहीं देखें तो गीता फोगाट जो कि साल 2010 में जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीती थी। वहीं देखें तो गीता फोगाट जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है। नेक्स्ट, गीता जो कि 2010 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचे थे। वहीं देखें तो इससे पहले जो है जिससे ऐसा करने वाली जो ये थी पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट देखें तो इनका जन्म जो कि 15 दिसंबर 1988 ईस्वी को हरियाणा में हुआ था। वहीं देखें तो ओलंपिक में महिलाओं की पहली भागीदारी जो कि 1900 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1900 ईस्वी में जो है पहली बार महिला के द्वारा भाग लिया गया था। लेकिन यह जो थी प्रथम भारतीय नहीं थी, भारत की नहीं थी। वहीं देखें तो भारत जो है पहली बार ओलंपिक में 1900 ईस्वी में ही भाग लिया था। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट, दीपा कर्माकर जो कि भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक थी, जो कि इनके द्वारा 2016 के रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट, नीलिमा घोष जो कि 17 वर्ष की उम्र में जो है ओलंपिक का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये जो थी पहली भारतीय महिला थी जो कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा किए थे महिलाओं की तरफ से। नेक्स्ट देखें तो भारत की ओर से महिला वर्ग में ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली जो खिलाड़ी थी वह कर्नम मिलेश्वरी थी, जिन्होंने भारोत्तोलन में जो है साल 2000 ईस्वी में मेडल जो है जीते थे। कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो राजा राम मोहन राय जो कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815-19 के दौरान जो है किए गए थे। यही जो आत्मा सभा था वही 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज में बदल गया था। अर्थात ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 1928 में किया गया था। ये आपको नीचे जो है कुछ प्रमुख संगठन एवं उसके संस्थापक, स्थापना वर्ष और कहाँ पे इसकी स्थापना हुआ है ये आपको दे दिया गया है। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है आप इससे वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो पीछे के शिफ्टों में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसे रीड करके जरूर जाइएगा। तो चलिए प्रमुख संगठनों को देख लेते हैं। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 ईस्वी में कलकत्ता में किया जाता है। वहीं आत्मीय सभा की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में कलकत्ता में करते हैं। नेक्स्ट, तत्व बोधनी सभा जो कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन जो कि ड्रेजो के द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में की जाती है। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन जो कि अलीगढ़ आंदोलन और थियोसोफिकल सभा, इन दोनों की जो स्थापना है बस सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया जाता है। इन दोनों की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में किया जाता है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि विवेकानंद के द्वारा 1897 में बेलूर में करते हैं। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में पुणे में की जाती है। नेक्स्ट, बृहत हितकारिणी सभा जो कि अम्बेडकर के द्वारा जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा
1924 में मुंबई में इसकी स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेडगेवार के द्वारा जो है 1925 ईस्वी में नागपुर में करते हैं। नेक्स्ट देखें तो हिंदू महासभा की स्थापना जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में हरिद्वार में इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट देखें तो सोशल सर्विसेज लिंक की स्थापना जो कि MN जोशी के द्वारा 1911 में मुंबई में इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट देखें तो भारत लोक सेवा आयोग की स्थापना जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखें तो अहमदिया आंदोलन जो कि जिसकी स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में पंजाब में इसकी स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन जो कि इसकी स्थापना मोहम्मद करीम नाउतवी के द्वारा जो है 1866 में सहारनपुर में किया जाता है। नेक्स्ट, नारायण धर्म परिपालन इसकी स्थापना जो है नारायण गुरु के द्वारा जो है 1903 में केरल में इसकी स्थापना करते हैं। तो इन सभी प्रमुख संगठनों के स्थापना वर्ष जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि अक्सर एग्जामों में देखा जाए तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन आपूर्ति एक अवधारणा है। तो धन आपूर्ति से संबंधित आपको एक ऑप्शन दिए गए थे, धन मंडल एवं धन भंडारण। तो इस रूप में एक ऑप्शन दिए गए थे ABC करके, इस प्रकार का आपको चूज करना था। तो देखा जाए तो धन जो है एक धन के रूप में देखा जाए तो मुद्रा आपूर्ति के किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन मौजूद मुद्रा के स्टॉक के रूप में मापा जाता है, इसलिए मुद्रा आपूर्ति स्टॉक का अवधारणा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो हेरोल्ड डोमर मॉडल इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसका जो नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 से 56 की अवधि के दौरान किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि ये भी ध्यान में रखेगा 1951 से लेकर 56 तक। नेक्स्ट देखें तो कुछ बदलावों के साथ जो है यह जो मॉडल था जो कि हेरोल्ड मॉडल पर आधारित था। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंडल सबसे बाहरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत देखा जाए तो मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल जो कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो मध्य मंडल इसका करेक्ट आंसर होता। वैसे बहिर्ष मंडल भी होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में शायद मध्य मंडल दिया गया था, तो मध्य मंडल इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि मध्य मंडल जो कि इन सभी विकल्पों में से जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। वह देखें तो पृथ्वी के वायुमंडल की सभी परतों में जो है वायुमंडल जो कि सबसे बाहरी परत है। नेक्स्ट देखें तो मध्य मंडल जो कि वायुमंडल की तीसरी परत है, जो कि सीधे समताप मंडल से ऊपर स्थित है। यानी कि समताप मंडल से ऊपर जो है मध्य मंडल स्थित है। और वहीं देखें तो मध्य मंडल जो कि वायुमंडल से नीचे स्थित है। नेक्स्ट, मध्य मंडल की ऊंचाई बढ़ने पर जो है यहाँ पर तापमान जो है कमी होती है। यानी कि मध्य मंडल में जो है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसमें तापमान की कमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल को जो है कुछ पाँच परतों में बांटा गया है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तारा मंडल और बहिर्षित मंडल। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट, ये आपको जो है वायुमंडल से संबंधित इमेज दे दिया गया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और इसका ऊंचाई भी ध्यान में रखेगा। कई बार जो है ऊंचाई भी पूछ ले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को जो है विधान परिषद या राज्य परिषद कहते हैं। तो विधान परिषद या राज्य परिषद इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिएगा कि दोनों में से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो इनसे संबंधित प्रमुख फैक्टों में तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद या राज्य परिषद कहते हैं। वह देखें तो राज्य के विधानमंडल को 2 सदनों में बांटा गया है, जिनमें से एक सदन को विधानसभा और दूसरे को जो है विधान परिषद कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो विधान परिषद के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियों में देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में जो है 69 में राज्यों में विधान परिषद बनाने की प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 169 में जो है राज्यों में विधान परिषद बनाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, विधान जो परिषद होता है उनके सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल
संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वही देखें तो 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होना चाहिए वह विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से ज़्यादा ना होना चाहिए और 40 से भी कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो किसी भी राज्य में विधान परिषद को संबंधित राज्य के विधानसभा की सिफारिश पर जो है संसद बना सकती है या समाप्त कर सकती है। यानी कि किसी भी राज्य में जो है जो विधानसभा होती है उनके सिफारिश करने पर संसद विधान परिषद और को समाप्त भी कर सकती है और बना भी सकती है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पश्चिम दिशा में देखा जाए तो माही और साबरमती ये नदियाँ जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो ये देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी ये सभी जो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। बंद देखें तो ये जो नदियां हैं लोगों को ज़रूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में गिरती हैं। यानी कि ये सभी नदियां जो कि अरब सागर में अपनी मुहाना बनाती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री थे वह केशव प्रसाद मौर्य थे। तो केशव प्रसाद मौर्य इसका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि देखा जाए दोस्तों तो आपको जो है वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल ना पूछकर जो है 2022 या 2023 के पूछ रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो 2022 और 2023 के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को एक नज़र जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में देखा जाए तो वैसे तो इसका मैं ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। जैसे कि देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। वहीं देखें तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक की कौशल स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया था। वहीं देखें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो कि 1 अप्रैल 2008 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा संचालित पहल के रूप में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में की गई थी। वहीं देखें तो 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में शामिल कर दिया गया था इसी योजना को। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर को जानते हैं। तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर होता। बंद देखें तो भारत में जो है सितार के उस्ताद के रूप में एवं सितार मोएस्ट्रो के रूप में जो है इनको जानते हैं। ये जो थे प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। इनका जन्म जो कि 1920 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 का ए जिसमें जो कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है मौलिक कर्तव्य, इसका करेक्ट आंसर होता है। वही कहते हैं मौलिक कर्तव्य जो कि देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और देश की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों को नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। बंद के तो इसे जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। इसे जो है अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 51 के 1 में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। वर्तमान में देखा जाए तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? तो राज्यों में देखा जाए तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है राज्यपाल के द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो यदि ऑप्शन में राज्यपाल थे तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की राजधानी में जो राष्ट्रीय जो ध्वज होते हैं वह राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। मैं देखें तो इस समारोह पर जो इसका समारोह का आयोजन 26 जनवरी को किया जाता है। मैं देखें तो राष्ट्र स्तर पर देखा जाए यानी कि देश स्तर पर तो गणतंत्र दिवस पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिल्ली के कर्तव्य पथ या राजपथ पर जो है झंडा फहराते हैं। उसी के बाद जो है भव्य जो परेड का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडे फहराते हैं। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो
तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एक बार जरूर करके जाएं दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।